गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। सुबह हो गई है और ये है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक है। आज भी हफ्ते का हमारा तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी हमारे साथ मौजूद है, टेलीविजन सेट्स के सामने है और एक्सप्रेसो के साथ अपने दिन का आगाज कर चुके हैं और इस उम्मीद के साथ कि एक मस्बत दिन का आगाज किया है, नहीं तो उसको मस्बत करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आज एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, एक और भी है। हाँ, वो आपने बताई नहीं थी मैंने। हमेशा मैच पे पता नहीं इतनी खुशी क्यों होती है इमरान हसन आपको मैच कभी कभी तो जीतते हैं, कभी कभी तो हाँ कभी कभी तो जीतते हैं। वैसे 12 पॉइंट्स हमें मिले हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप टेस्ट की हो रही है उसमें भी, और इनको बड़ी खुशी है मैच जीतने की। यकीनी तौर पे होनी चाहिए क्योंकि टेस्ट मैच है और टेस्ट मैच पाकिस्तान कभी कभी जीतता है। 109 रन से वैसे हमने जीता और शाहीन आफरीदी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। लेकिन उससे पहले उसके साथ एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के हवाले से है। आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया के चंद उन एक ममालिक में से है जिसका जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। और कल एक और ऐसा ही कामयाब तजर्बा जनाब पाकिस्तान ने किया। गाइडेड मिसाइल फतेह 1 का कामयाब तजर्बा किया गया और मकामी तौर पर ये रॉकेट सिस्टम तैयार किया गया है। मल्टी गाइडेड ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है और इसका कामयाब तजर्बा हुआ है। गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो कि अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है और कल भी इसने अपने हदफ को निशाना बनाया और इस तरह इस कामयाब तजर्बे से पाकिस्तान जो खित्ते में अमन का तवाज़ुन है उसके सिलसिले में अपनी कोशिशें जारी रखता है। सो कल भी एक सिलसिले की कड़ी थी और हमारे लिए अच्छी और खुशी की बात है कि पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में मजीद बेहतरी आई है फतेह 1 के एटम। देखिए, कौन कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी खबरें नहीं आती। सुबह सुबह हम अच्छी अच्छी खबरें बताते हैं और पॉजिटिव नोट से हम दिन का आगाज करते हैं ताकि आपको पता हो कि पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारे मसले हैं वहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, तो ये सबको पता होना जरूरी है। अच्छा जी, आज के शो में आज मुझे अच्छी बातें। अच्छा, इसी अच्छी खुशी में, अच्छी खबर की खुशी में वैक्सीन लगवा लीजिए अगर नहीं लगवाई। वैसे बड़ी क्योंकि 30 सितंबर से अगर नहीं लगवाई होगी तो आप बाय सफर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर डोमेस्टिक सकते। फ्लाइट्स कुछ भी नहीं, मॉल्स में एंट्री बंद है, सब जगह बंद है, तो पहले इंसानों की तरह वैक्सीन लगवाएं। आपको बताएंगे अभी हेडलाइंस। दुनिया की सुपर पावर्स की बड़ी बैठक, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन ना करवाने वाले फजाई सफर नहीं कर पाएंगे। एनसीओसी ने वैक्सीनेशन से मुतालिक नई गाइडलाइंस जारी कर दी। ब्लॉग्स के जरिए बलोचिस्तान के हसीन नज़ारों और कुदरती खूबसूरती से भरपूर वादियों की सैर करवाने वाली अनीता जलील होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगे शोबिस की दुनिया के बाकमाल अदाकार राशिद महमूद से। तरक्की पसंद शायर अहमद फराज की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हम बिछड़े तो कभी शायद कभी ख्वाबों में मिले। इनको बस फराज का जिक्र आया तो सॉरी। अच्छा, आप बताइए। फराज के हवाले से आज हम उनको ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे, लेकिन जी अब आपको बड़ी खबर। बड़ी खबर अफगानिस्तान, बड़ी खबर अफगानिस्तान ही है। डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तेजी से हो रही हैं और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हम अगर कहें अफगानिस्तान पर लगी हैं तो गलत नहीं होगा। हर लम्हे नई खबरें आ रही हैं, नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी गिरफ्त मजबूत करना शुरू कर दी है, ऐसा ढांचा नजर आना शुरू हो गया है। माशी और इंतजामी मामलात में इस वक्त बेहतरी के लिए अहम ओहदों पर आर्जी तौर पर ही सही लेकिन तकर्रियों का आगाज कर दिया गया है। वजीर खजाना, दाखिला, तालीम, आला तालीम, इंटेलिजेंस चीफ, स्टेट बैंक के सरबराह, गवर्नर काबुल और मेयर समेत भी जो मुतअद्दिद इदारे हैं वहां पर अहम तालिबान शख्सियात को तैनात किया गया है। और गुज़िश्ता रोज भी तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इसी हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बिल्कुल, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अहम ऐलानात भी किए और दुनिया के सामने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ रखा। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर मौजूदा अफगान बाशिंदे हैं उनको सिक्योरिटी की जमानत देते हुए अपने घरों को वापस जाने की तजवीज़ भी दी और साथ साथ उन्होंने अफगान अवाम के लिए काबुल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान करते हुए अमरीका को खबरदार किया कि वो अफगान अवाम को वतन छोड़ने की तरगीब ना दें और अफगानिस्तान के जो मकामी बासलाहियत और माहिरीन है उनका इनखला बंद करे। अमरीकी इनखला के मामले पर तर्जुमान ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि 31 अगस्त गैर मुल्कियों के इनखला की रेड लाइन मुकर्रर है। अगर मुकर्ररा वक्त तक इनखला मुमकिन ना हुआ तो अपने आइंदा के लाएअमल का भी ऐलान करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी जानिब आप चूंकि स्टेटमेंट बता रही हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की, तो उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को भी यकीन दहानी कराई है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के हवाले से या किसी भी किस्म के किसी भी मुल्क के खिलाफ इनफैक्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि दीगर ममालिक भी ऐसा ही करेंगे कि उनकी ज़मीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तालिबान तर्जुमान ने यह भी दावा किया कि गुज़िश्ता 20 साल से अफगानिस्तान खाना जंगी और बदअमनी का शिकार रहा, लेकिन
लेकिन तालिबान ने कंट्रोल संभालने के बाद चंद दिन में अमन कायम किया है और पिछले 10 दिन में काबुल समेत किसी शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उनका यह भी कहना था कि इस वक्त हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं। जहां तालिबान के ऐलानात तो यकीन दहानियों के बाद अफगानिस्तान में इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल में बेहतरी के इम्कान है, वहीं पाकिस्तान के लिए भी हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। तालिबान के दो ऐलानात बहुत ही अहम है। एक तो कि अफगान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, दूसरा अफगान अवाम को जो अपने मुल्क में रहने की हिदायत की गई है, तो उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तान को नजर आ रहा था मुहाजिरीन की सूरत में, वो भी टलता नजर आता है। और माजी में भी हमने देखा था दहशतगर्दी और अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और अगर तालिबान अपने जो ऐलान उन्होंने किए उस पर कामयाब रहते हैं, उस पर डटे रहते हैं, तो उम्मीद है कि तालिबान अपने जो कह लें उस पर वादे पर अमल भी करेंगे और ये खत्ते पर खासतौर पर पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबियां होंगी। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हमारे प्रोग्राम में आप इनको देखते रहते हैं, इनका तज्जिया उनसे जरा बात करते हैं। और लोधी साहब जो कहते आए हैं अब तक काफी हद तक वो होता आया है, एंड वी आर सो ग्लैड टू हियर दिस, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो अपने मुल्क की जो सॉवरेंटी है वो सबसे ज्यादा अजीज है। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग और सुबह खैर। आई होप कि आपका दिन अच्छा गुजरे। इस उम्मीद के साथ पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, इस वक्त ये जो तालिबान ने एक ढांचा हमारे सामने रखा है, एक शक्ल रखी है हुकूमत की, ये किस हद तक आपको मजबूत नजर आती है? और पंजशीर जैसे चैलेंज से लेकर फिर ये जो ब्रेन ड्रेन का मसला इस वक्त तालिबान को दरपेश है, जो कह रहे हैं कि अच्छे अजान का इनखला हो रहा है अफगानिस्तान से, जो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, इसको आप कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं तालिबान के लिए? जी, ओवरऑल मेरा ख्याल कि तालिबान इस वक्त जो है वो सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। यही मुश्किल मरहला है। अगर ये इन्होंने खैर उसलूबी से तय कर लिया तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आगे ये बातचीत चलेगी। तो आपको मालूम होगा कि इनकी शैडो गवर्नमेंट तो बहुत सारे सूबों में पहले भी थी, इसलिए इनको अफगानिस्तान में कंट्रोल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये जो पंजशेर है और काबुल एयरपोर्ट है, ये दो इरिटेंट्स आप समझे कि रह गए हैं और ये इन दोनों का आपस में नेक्सस भी है मेरे ख्याल में, क्योंकि वो देख रही है, वेस्ट और अमेरिका देख रहा है कि पंजशेर में क्या होता है। उसके मुताबिक उन्होंने यहाँ पर अपना पेरीमीटर एक्सपेंड करने की कोशिश भी की है काबुल में, लेकिन मेरा ख्याल ये वैसे ही उनकी सोच है, अब मजीद वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर ये कामयाब हो जाते हैं, जैसे सबसे पहली बात तो आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर ही होता है। मेन जो चैलेंज है इस वक्त अफगान तालिबान के लिए, दैट इज इकोनॉमी। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने इनके असासे फ्रीज कर दिया, IMF ने कहा आपको कुछ नहीं देंगे, अमेरिका, और ये बुनियादी तौर पे आप ये समझे कि अमेरिका ही कह रहा है ये सब कुछ। और फिर G5 का इजलास हो रहा है, वो भी इसमें प्रेशर डालना चाह रहे हैं। CIA के हेड आए हैं, उन्होंने मुलाकात की। ये सब अभी इस वक्त मेरे हिसाब में लालच दे रहे हैं अफगान तालिबान को कि हम आपके पैसे रिलीज कर देंगे, आप हमें ये एक्सटेंड करने दे डेट। इसकी वजह क्या है, क्यों एक्सटेंड करना चाहते हैं? ये परसेप्शन की जंग है मेरे भाई। ये अमेरिका ये प्रूव करना चाहता है कि मैं कोई हारा हुरा नहीं हूँ, मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकता हूँ। और वो शो करना चाहते हैं दुनिया को कि देखो मैंने 31 अगस्त का, अभी मैं 11 सितंबर कहूँगा, और अंदर से वो पैसे दे रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि यार ये ले लो और ये हमें करने दो। लेकिन ये परसेप्शन की जंग दूसरी तरफ भी है। अफगान तालिबान के आपको पता है फुट सोल्जर्स भी हैं, वो देख रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल हायरार्की है वो कितनी नरमी इख्तियार करती है, हमने इतनी मुश्किलों से ये सारा काम किया है। तो ये एक मखमसे में है इस वक्त, मेरा अपना अंदाजा है, और देखें इसमें से कैसे निकलते हैं। अभी तक तो उन्होंने समझ और फरासत का मुजाहरा किया है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ठीक हो गया। जिस तरह से जनरल साहब आपने खुद तो किया कि अमेरिका के लिए भी चैलेंज है, और जिस तरह से तालिबान ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 31 अगस्त तक आप यहाँ से इनखला नहीं करते, हम तौसीह नहीं देंगे, और ये रेड लाइन है, तो क्या लगता है कि अगर ये इनखला नहीं होता मुकर्रर वक्त तक, तो तालिबान का अगला लाहे अमल क्या होगा? ये देखिए, उनके पास काफी सारे ऑप्शन हैं। पहली बात तो ये है कि लोग समझते हैं कि एकदम वो हमला कर देंगे और खून खराबा, इससे तो वो परहेज करेंगे, क्योंकि एक उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, उसको खराब नहीं करना चाहेंगे। यही वजह है कि पंजशेर में वो हमला नहीं कर रहे, पूरा ओपन अटैक नहीं कर रहे। मेरा अपना ख्याल ये है कि या तो वो ऑफर करेंगे कि किसी थर्ड कंट्री को, किसी न्यूट्रल कंट्री के लोग आ जाएं जो कि जंग में शामिल नहीं थे। OIC के फॉर एग्जांपल वो कह सकते हैं आ जाएं, या कोई और अफ्रीकन मुल्क, मुझे नहीं मालूम कि किस पर उनको एतबार होगा। या फिर अब जो सबसे एक्सट्रीम चीज जो हो सकती है मिसाल के तौर पे, वो ये हो सकती है कि उनके जहाज़ों को यहाँ उड़ने से रोक दें। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप उनके टायरों पर बस्ट मारें, वो टायर फाड़ दें, जहाज ना उड़ सकें। तो शॉर्ट ऑफ हिटिंग देम दे कैन डू मैनी थिंग्स, और उसमें ये चंद एक का मैंने इजहार किया। लेकिन ये है कि ये नहीं हो सकता कि वो 31 अगस्त के बाद कुछ भी नहीं करेंगे।
वो इनको जरूर जामद कर देंगे और फिर बेहतरी ये मेरा अगर मुझसे कोई पूछे, साफ ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका बड़े जोम में है, अगर अपनी आखिरी इज्जत बचाना चाहते हैं तो 31 अगस्त से पहले चले जाएं। ओके। अच्छा, एक तो ये कि ये ब्रेन ड्रेन के हवाले से भी बात की, तालिबान को इस वक्त बड़ा मसला है, उनके पास वो लोग नहीं हैं उस तरह से, क्योंकि दूसरी जानिब उनकी लीडरशिप के हवाले से भी आई हैव हर्ड अ जर्नलिस्ट सेइंग कि कुछ खदशात और खतरात जन साहब ऐसे मौजूद हैं कि वो इनकलाबी ईरान जैसा कोई मामला ना हो जाए कि सारी लीडरशिप एक ही जगह और खुदा ना खास्ता कोई सर्जिकल स्ट्राइक को इस तरह का मामला हो जाए। तो इसमें भी तालिबान इस वक्त काफ़ी एहतियात बरते हुए हैं कि उनकी तमाम लीडरशिप एक जगह पे एक पॉइंट पे मौजूद ना हो। इस सूरत हाल में इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखिए, बात यह है कि जो डिट्रैक्टर्स हैं या जो इनके खुले दुश्मन हैं वो तो तालिबान को भी मालूम है और हमें भी मालूम है। जो लोग दुनिया है वो उसको अच्छी तरह, बातचीत जो भी हो रही हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो नहीं चाहते कि तालिबान का रूल हो या तालिबान का असर रसूख ज्यादा हो अफगानिस्तान में, उसमें बैरूनी दुश्मन भी हैं और अंदरूनी दुश्मन भी हैं, तो उनका तो ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अब तक तो वो हावी हो गए हैं, कम से कम अंदरूनी दुश्मनों को उन्होंने दबा लिया है, बैरूनी जो है ना वो निकल गए हैं, लेकिन उनकी जो मुख्तलिफ शरारतें हैं वो तो भी रह सकती हैं। तो हिंदुस्तान में पेश हो सकता है, अमेरिका उसमें हो सकता है। हाँ जी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यहाँ आप देखें इतना रश है अफगान एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पे कोई धमाका करवा के कहें जी देखें जी आपस में लड़ पड़े, वो सिविल वॉर करवाना चाह रहे हैं कि छोटी सी भी सिविल वॉर हो जाए, कोई टो होल्ड मिल जाए, उसको फिर फैलाने की कोशिश करें, उधर से पंजशेर से फैलाने की कोशिश फिर ये भी तालिबान अगर इस मामले से भी खुश असलूबी से निकल जाएं और अमरीकी और गैर मुल्की यहाँ से निकल जाएं, जो जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, तो वो भी एक बड़ी कामयाबी होगी फिर, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इसके हवाले से कल जो तालिबान अफगान तालिबान है उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान सुलह का कोई ऑप्शन मौजूद हो तो हम इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ताम उन्होंने वाजे किया कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल या किसी मुल्क के खिलाफ नहीं होने देंगे। ये जो सुलह का ऑप्शन बीच में आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान की जो रिसेंट पास्ट है इसको देखते हुए, जिस तरह की दहशतगर्दी रही है पाकिस्तान में, तो क्या ये एक ऑप्शन वाकई है? जी, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ पार्शियल ऑप्शन हो सकता है, मुकम्मल ऑप्शन ये कतई नहीं है। इसलिए कि जिन लोगों ने हमारे गले काटे हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया है, हमारी ख्वातीन को शहीद किया है, आम पब्लिक के ऊपर वार किया है, फौजों के ऊपर वार, उनको आप कैसे बख्श सकते हैं? वो हाँ ये है कि हम कोई समरी एग्जीक्यूशन करने वाला मुल्क तो आपको पता है हमारा है नहीं, यहाँ तो जहाँ जिसको सजाए मौत होनी हो उसको भी नहीं मिलती। तो ये मुल्क इस लिहाज से सेफ है कि यहाँ पर सजाए मौत मिलने के इम्कानात बहुत कम है। मेरा अपना ख्याल ये कि जो तो फुट सोल्जर्स हैं, जिनको बरगलाया गया है, जिनका कोई प्लानिंग में कोई बड़ा रोल नहीं है, उनको तो माफ़ी दी जा सकती है, अपने ख़ानदानों में आके मिल जाए। लेकिन जो इनके प्लानर्स है, जो इनकी लीडरशिप है, जिन्होंने इतना हमारा हम कुछ तो खून किया है, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान का ये मिला जुला रुझान मेरे ख्याल सामने आएगा। और आप समझते हैं कि करना भी नहीं चाहिए? करना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत होगा जी। ठीक है। अच्छा, जो एक शक्ल सामने आई है इस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत की, जिन ओहदेदारों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी गई हैं, आप अगर अपने तजर्बे की रोशनी में कुछ इस हवाले से बता पाएँ, कैसी तकर्रियाँ ये, क्या ये एक नया वाइब्रेंट रोशन तब्दील अफगानिस्तान दिखा पाएंगी हमें, ये जो शख्सियात सामने आई हैं इस वक्त? बदकिस्मती समझ लें या खुशकिस्मती, जो भी है, मैं इनको जानता नहीं किसी को भी, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग कैसे हैं। साफ ज़ाहिर है कि कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होंगी, क्योंकि जब मैं कुछ तालिबान को, हमारा तो एक इम्प्रेशन है ना कि जिस शख्स की भी ये दाढ़ी है और उसने पगड़ी बांधी हुई है तो वो अनपढ़ होगा, वो जाहिल होगा, उसे कुछ मालूम नहीं होगा, ये हमारा एक इम्प्रेशन है। जबकि आपको पता है कि अगर आप और मैं शलवार कमीज पहन लें तो हमने जो मास्टर्स किया हुआ है वो तो अपनी जगह रहेगा। तो ये देखना पड़ेगा। साफ ज़ाहिर है कि वो ऐसे लोग नहीं है कि वो ऐसे ही किसी को लगा देंगे, किसी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर लगाएंगे, और इतना भी वहां पर कहते रुझान नहीं है अफगानिस्तान में कि उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। साफ ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वो जो जा रहे हैं लोग उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, बाद में हम कभी बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको कहीं ना कहीं से लोग मिल जाएंगे। अगर ये जैसे मैंने पहले शायद कभी तजज़िये में कहा है कि इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तकरीबन 2 साल चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ मानेंगे, ये और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए 5 से 6 साल चाहिए। और इस दौरान अगर कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि चैलेंजिंग में। ठीक है जन साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अलग से बात में ज्वाइन किया और अपना आपने हमारे सामने रखा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस तालिबान के लिए मौजूद है और मजीद 2 साल तक ये चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो शक्ल सामने आ रही है वो मस्बत है, बेहतर है तालिबान और अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस।
तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो फिर क्यों इतने हिजाबों में मिले। आज अहमद फराज साहब की बरसी मनाई जा रही है। वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अजीम शायर थे कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्री उर्दू के, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। इसी नोट के ऊपर हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा की। तो मुल्क भर में डेल्टा वायरस के हमलों में फिर तेजी देखने में आ रही है। मुल्क भर में पाबंदी और वैक्सीनेशन में इजाफे के बावजूद बड़े शहरों में अगर बात की जाए तो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। कराची और हैदराबाद में कोरोना अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल है और पंजाब में भी कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में जो कोविड के पॉजिटिव केसेज हैं उनके हवाले से बताएं तो 13% यानी कि 13% तक पहुंच गए, जबकि रावलपिंडी और बहावलपुर में 15% कोरोना का फैलाव जो है वो शरह तकरीबन रावलपिंडी के हवाले से आपको बताएं 12% तक रिकॉर्ड की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बात की जाए तो कोविड के फैलाव में खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। पेशावर में पर डे के हिसाब से 19% तक पहुंच गई है ये शरह, जबकि चित्राल में बात की जाए तो मस्बत केसेस की शरह 14, जबकि कोहाट में 10, जबकि मालाकंड में 9% शरह रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल। और कोविड की हम बात कर रहे हैं तो इस बारे में गवर्नमेंट ने मुल्क में नई पाबंदियों का भी इतलाक करने का फैसला किया है। 30 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन के बगैर अंदरून बैरून मुल्क सफर के जो सफर है उस पर पाबंदी आयद होगी। 17 साल से ज्यादा उम्र के जो तलबा हैं उनके लिए अब वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है, 17 साल से ज्यादा। और 31 अगस्त के बाद जो स्कूल्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये वैक्सीन के बगैर काम नहीं कर सकेंगे, जबकि वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरी अब होटल्स और शादियों में भी नहीं जा पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त वज़ीर आज़म के साबिक मामूनी खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा कर रहे हैं। आपको मालूम है ये वो शख्सियत है जब कोविड पाकिस्तान में आया था तो इनिशियल जो भी इनिशिएटिव्स लिए थे ये उसको टीम को लीड कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा अब करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुबह आपने हमें ज्वाइन किया और वक्त दिया। इस वक्त जिस तरीके से ये जो पाबंदियों का इतलाक सामने आ रहा है और जो पेस हमारी वैक्सीनेशन की जारी है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कोविड सिचुएशन को देखते हुए आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ओवरऑल पाकिस्तान एज अ कंट्री परफॉर्मेंस कैसी देख रहे हैं हमारी? क्या हम ठीक हैंडल कर रहे हैं अब तक सिचुएशन को? देखें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, दो तरीके हैं पूरी सूरत हाल को देखने के, ग्लास इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी। मैं ये समझता हूँ कि जो वसाइल मुयसर थे पाकिस्तान के अंदर और जो हमारी सिचुएशन है हेल्थ केयर सिस्टम की, अगर और फिर ये कि वैक्सीन क्योंकि पाकिस्तान एक भी प्रोड्यूस नहीं करता, तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ग्लास इज हाफ फुल। अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान में इवन डेल्टा से भी जो क़यामत आपके इंडिया के अंदर आई थी, हम उससे बचे हुए हैं। यकीनन केसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं और उसकी वजह ये है कि डेल्टा वायरस जो है ये इसकी ट्रांसमिशन यानी इसका फैलाव जो है वो ओरिजिनल वायरस और जो अल्फा वायरस था उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। इसका वायरस लोड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से फिर ये इसकी इन्फेक्शन के अंदर जो शिद्दत है, बीमारी की शिद्दत है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। समझता हूँ कि हुकूमत ने जो ऐलानात किए हैं कल खासतौर पे वैक्सीनेशन के हवाले से भी और जो पाबंदियाँ भी लगाई हैं तो बिल्कुल मुनासिब हैं, खुश आइंद हैं और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ अमल करवाना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाबंदियों पे अमल करना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, वो जब तक लोग ना महसूस करें, ना समझें और ना करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से भी अब हमने देखा था कि जब वैक्सीन लगी स्टार्टिंग में बहुत सारी रशियन और चाइनीज़ वैक्सीन ही लोगों को लगाई गई, उसके बाद फिर मॉडर्ना या हम फाइजर की बात कर रहे हैं। अब तो ये जो मामला है कि जो चाइनीज़ वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी है और डेल्टा वेरिएंट के जो उसके अगेंस्ट इसकी एफिकेसी है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो वैक्सीन हमने लोगों को लगा दी है चाइनीज़ वैक्सीन और अब जिस तरह से वायरस डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, हमें बूस्टर डोजेस की ज़रूरत होगी या हम इसी वैक्सीन को हम समझे कि इसकी एफिकेसी उतनी है कि इसको भी रेजिस्ट करेगी? देखिए जी, ये जो आपका सवाल है ना, और हमारे यहाँ बहुत सारा इस तरह का क्यास किया जाता है, सुनी सुनाई बात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हमें देखना चाहिए कौन सवाल उठा रहा है और किस बुनियाद पे सवाल उठा रहा है, उसके पास इसके लिए साइंटिफिक डेटा क्या है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सवाल उठाए जा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास इस वक्त कोई एविडेंस नहीं है इस वक्त कि चाइनीज वैक्सीन जो है वो डेल्टा वायरस के अगेंस्ट उतनी मौसर नहीं कि जितनी दूसरी वैक्सीन है। ठीक है। तो कोई डेटा नहीं है इसका।
लिहाजा जिसके जहन में जो पूरा पाकिस्तान अब वायरोलॉजिस्ट बन गया है और हर बंदा है वो कमेंट करता है बेबुनियाद बातों के ऊपर, ऐसी कतन कोई बात नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं है जी इस वक्त। डॉक्टर साहब, ये जो लोगों के जहन में और दिलों में, मैंने कुछ दिन पहले वैसे ही अजराए तफन्नुनी मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की और उसमें मैंने मेंशन किया कि जी मैंने वैक्सीन लगवा ली है, क्या आपने लगवा ली है? मुझे ऑलमोस्ट 70% जो रिस्पांस आया उस पोस्ट से लोगों ने कहा लगवानी नहीं है, ये नहीं कि हमने नहीं लगवाई। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर संगीन खदशात हैं डॉक्टर साहब। तो ये भी फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि उस वक्त तक कोई महफूज नहीं है जब तक सब महफूज नहीं है। तो इसके लिए भी फिर हुकूमत का रोल अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो एक लोगों का एक इमेज बन गया है वैक्सीन को लेकर, इससे निकलने के लिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? मैं बार बार कहता हूँ और हुकूमत कोशिश भी कर रही है महदूद वसाइल में रहते हुए, और फिर ये भी जहन में रखना चाहिए कि मतवातर जो है सूरत हाल तब्दील भी होती रहती है। तो अपनी कम्युनिकेशन जो है गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और मुस्तकिल होनी चाहिए, और बदलते हुए हालात के मुताबिक उन सवालों को जो लोगों के दिन में पैदा होते हैं उनको पहले से भांपना चाहिए और उनके जवाब देने चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले चंद दिनों में बड़ी बहस रही कि जी जो प्रेग्नेंट खवातीन होते हैं उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी। बिल्कुल बिल्कुल, कल बहुत चल रहा था सोशल मीडिया। अच्छा, अब इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि कोई एविडेंस नहीं, WHO भी कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है, CDC कह रहा है कि प्रेग्नेंट औरत किसी भी मरहले पे, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो चाहे वो थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, कोई भी वैक्सीन उसको लगाई जा सकती है और लगवानी जरूरी है, क्योंकि अगर ना लगवाई जाए तो प्रेग्नेंट खवातीन ज्यादा वल्नरेबल हैं टू गेट इन्फेक्टेड। ठीक। अब ये एक तरफ तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद हमारी यंग खवातीन जो प्रेग्नेंट थी वो फौत हुई हैं, और उनमें से चंद एक खुद डॉक्टर्स थी, बिल्कुल खुद डॉक्टर थी, और उनको उनकी कुलीग्स ने और डॉक्टर्स जनरली भी पाकिस्तान में प्रेग्नेंट खवातीन को ये तजवीज़ कर रहे हैं जी कि ये आप अपने रिस्क पे लगवाएं, हमारा तो ख्याल है कि ना लगवाएं, ये ठीक नहीं है, बच्चे के लिए ठीक। दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल, बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया ये, और खास तौर पे अगर ये डॉक्टर्स अपने डॉक्टर्स की तरफ से ये आए, हमें पूरी तवज्जो से बतौर डॉक्टर्स भी जो हुकूमती हदायत हैं, गाइडलाइंस हैं, WHO क्या कह रहा है, CDC क्या कह रहा है, उसको पढ़ना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, और सिर्फ अपने यानी बिलीफ सिस्टम पे या अपने क्यास पे लोगों को इस तरह गलत फहमियां पैदा नहीं करनी चाहिए। तो लेडी डॉक्टर यंग लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज और वो वैक्सीनेट नहीं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमें ये जो पब्लिक के अंदर एक वो कह लें गैर यकीनी की सिचुएशन है, इसमें पब्लिक को खुद भी रिसर्च करनी चाहिए प्रॉपर गाइडलाइंस के हवाले से। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी तो अदा करें, लेकिन अभी जो हमने देखा है कि पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जिस तरह से अभी हम सफरी पाबंदियाँ भी फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकते वैक्सीनेटेड जो अफराद हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, उसके साथ साथ दीगर मामला भी। आपको लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की स्मार्ट लॉकडाउन के बाद अब जिस तरह से स्ट्रिक्टली इम्पोज कराया जा रहा है, ये ठीक है और इसी तरह से ही हम वैक्सीनेशन की जानिब आएंगे? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जिस तरह आप खुद फरमा रही थी कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हेजिटेंसी है वैक्सीन के बारे में और सुनी सुनाई बातों के ऊपर लोग चल पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल देमसेल्फ, जी आप खुद फरमा रहे थे कि अगर कोई एक भी सेफ नहीं तो बाकी भी अनसेफ हो जाते हैं। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट पाबंदियां लगा रही है और उनके अंदर सख्ती पैदा कर रही है, इसके अलावा कोई हल नहीं, करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। और मैं खास तौर पे इसकी सिफारिश करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने काम की है, क्योंकि अब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, उधर बच्चे और बच्चों के अंदर सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो पहली बात तो यह है कि स्कूलों को खोलने की जो पॉलिसी है उसके ऊपर यकीनन गौर किया होगा और मजीद गौर करना चाहिए। ठीक, आप कह रहे हैं कि इसमें मोहतात रहना अभी भी जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुबह आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस अहम मसले पे कोविड के हवाले से। सो वैक्सीन जरूर लगवाइए जी, लाजमी लगवाइए, बहुत जरूरी है वैक्सीन लगवाना। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और जनाब अब हम वकार अहमद मलिक की जानिब रुख करेंगे और वो अपने एक नए सफ़र पर निकल चुके हैं। सफ़र शद के हवाले से उन्होंने एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। इनको मैंने अंदाज़ा लगाया लाहौर में कोई सुकून नहीं। सफर के ही थे वकार भाई, सफर के रहे। वकार भाई से ही जानते हैं कि इस वक्त कहाँ पे मौजूद है इस वक्त और कहाँ की तैयारी है वकार भाई आपकी? इस वक्त मैं मानसेरा के करीब कलंदराबाद में हूँ और कलंदराबाद के हवाले से आपको एक चीज़ बताऊँ कि कलंदराबाद पुराने जितने भी सफ़रनामा निगार हैं, इंक्लूडिंग मुस्तनसर हुसैन तार साहब और इसके अलावा जितने भी सफ़रनामा निगार हैं, कराकोरम हाईवे का जब भी तज़किरा आता है तो कराकोरम हाईवे के तज़किरे के साथ कलंदराबाद का तज़किरा ज़रूर आता है। और इस कलंदराबाद की जो वजह शोहरत है वो कबाब हैं। तो जितने भी टूरिस्ट हैं ये जिन्होंने सफ़रनामे लिखे हैं तो उसमें हमें कलंदराबाद की जो बुनियादी शनाख्त नज़र आती है वो कबाबों के हवाले से नज़र आती है। यहाँ पे जगह जगह पे कबाब जो हैं वो बहुत सारी दुकानें हैं। तो यहाँ पे ये जो दुकान है इसमें एवरेज पर डे 7 से 8 मन कबाब निकलते हैं। सो पूरा जितना भी एरिया है वो यहाँ से कबाब खाता है। और ऑफकोर्स ये एबटाबाद और मानसरा की बहुत बड़ी आबादी है और इस आबादी के हवाले से भी देखा जाए तो डेफिनेटली। और इसके अलावा भी कलंदराबाद में सिर्फ ये दुकान, इसके अलावा बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे ये कबाब जो है बनते हैं। और फिर एक ये कि लोकल और मकामी में ये मशहूर है। और दूसरा जितने भी सयाह थे जो कराकोरम हाईवे का सफ़र इख्तियार करते थे या नारायण जाते थे तो वो कलंदराबाद ज़रूर रुकते थे कबाब के हवाले से। और अब शायद ये मज़ीद रश इसलिए भी लग रहा है क्योंकि एक मोटरवे है और मोटरवे से भी यहाँ से उतरते हुए इतना टाइम नहीं लगता। तो ये एक बेहतरीन जगह है क्योंकि आगे फिर एक बहुत लंबा और तवील सफ़र होता है और तवील सफ़र से पहले अगर आप जो आप दिखा रहे हैं अल सुबह हमें लग भी रहा है कि मामलात मतलब हमारे दिल के नाजुक हो जाते हैं और इतने बनते हैं कि वैसे एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, इतने कबाब है। खैर वकार भाई जा कहाँ रहे हैं आप, जरा देखने वालों को ये तो बताइए, तैयारी कहाँ की है, मंजिल क्या है? असल में कलंदराबाद जब लफ्ज़ आ जाता है तो इसका मतलब ही ये है कि जो सफ़र है उसका जो कसद है या इरादा है वो शुमाल का है। तो आपको जी शुमाल की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो शुमाल है ज़रा कराकोरम हाईवे से हट के है और नीलम वैली है कश्मीर, जन्नत नज़ीर कश्मीर की जो खूबसूरत तरीन वादी नीलम है, ताऊ बट और जितने भी शारदाल खूबसूरत जगह हैं। तो इस दफ़ा उस तरफ का इरादा है और न सिर्फ जाते हुए बल्कि आते हुए भी। एक्चुअली मैंने सफ़र ये इख्तियार किया कि यहाँ से गड़ी हबीबुल्ला और गड़ी हबीबुल्ला से मुजफ्फराबाद और फिर उस तरफ जाऊँगा। वापसी में भी यही रास्ता इख्तियार करूँगा और वो कि शायद उस साइड से शॉर्ट पड़े, लेकिन इस तरफ से वापसी का रास्ता इसलिए इख्तियार करूँगा ताकि यहाँ से कबाब पे मतलब यही था कि मैं वापसी में भी यहाँ पे कबाब खाता हुआ ही आऊँगा। और हम तो कह भी नहीं सकते कि कबाब लेते आइएगा, खराब हो जाएंगे आते। वकार भाई बेस्ट ऑफ लक और आप खैर से जाएं, उसमें करके ना मतलब बने बगैर तले हुए वो आप ले आइएगा ताकि हम उसे स्टोर करने हैं फिर खाते। खैर मांगल के हवाले से आपको बताएं, जो कलंदराबाद जो इलाका है ये बेसिकली मांगल का एक स्टॉप है और उससे थोड़ा सा आगे करके ये जगह जो हमें इसका मोहल्ले वकूफ पता चला है। मैं खुद गया नहीं हूँ लेकिन ओबियसली जो वकार भाई ने हमें अपडेट किया उसको लेकर। और अब ये जो मंजर है जी ये कश्मीर है और ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी का आमिल है क्योंकि मैंने भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके जो पहले हमने दिखाए देखे हैं, लेकिन ये वाला इलाका जैसे ताऊ बट है, नीलम है, ये मैंने नहीं देखा। तो हम एक्साइटेड हैं सफर शद के लिए। आप लोग भी इस सफर के लिए तैयार हैं क्योंकि आपको पता है जब वकार अहमद मलिक जो है सफर पे निकलते हैं तो वो बहुत एक्साइटिंग वाला होता है और रास्ते से फिर वो हमें मंजिल तक लेके जाते हैं और फिर मंजिल का हाल अहवाल भी बताते हैं। तो हम तो इस सफर शद के लिए बहुत बिल्कुल। और इसमें आपको दरियाए नीलम भी नजर आएगा, दरिया झेलम भी शायद नजर आ जाए और बहुत कुछ जो शायद आपने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ कश्मीर के हवाले से, वादी नीलम के हवाले से, वो भी आपको दिखाएंगे। इंतजार कीजिएगा। फिल वक्त में ब्रेक लेंगे। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ओवर अ कप ऑफ कॉफी हमारा सेगमेंट है और आज हम राशिद महमूद साहब से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सीनियर टेलीविजन आर्टिस्ट हैं और कई दिहाइयों से इस फन की खिदमत कर रहे हैं। आज हिना न्याजी ओवर अ कप ऑफ कॉफी में राशिद महमूद साहब से क्या बात कर रही हैं आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। आज सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर से जिन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी हीरो से भी ज़्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राशिद महमूद साहब की। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स अ प्लेजर फॉर मी हिना के आज जानना मैं ये चाहूंगी सबसे पहले कि सुबह का आगाज किस तरह से करते हैं? फजर का जो वक्त है
वो मोस्टली मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ। उसके बाद अगर मेरे स्केड्यूल में मुझे जाना होता है कोई वक्त का कि मुझे 10 बजे किसी रिकॉर्डिंग या फिल्म की शूट पे पहुंचना है, तो फिर मैं नहीं सोता। और जब मेरे पास मार्जिन होता है तो फिर मैं नाश्ता वाश्ता करके फिर 2-1 घंटे फिर कर लेता हूँ। इस तरह से डेली रूटीन है मेरी। तो राशिद साहब, आपने बात की नाश्ते की, आप इतनी प्राइम लोकेशन पे रहते हैं, खाबे शाबे क्या चलते हैं या नहीं, सिर्फ चाय कॉफी पी के तो काम पे चले जाते हैं? आप मेरी फिजिक से अंदाजा नहीं कर रहे हो कि मैं नाजिश काश्मीरी, मेरे फादर इस मुल्क में लिटरेरी हल्का जो सब शनासा हैं उनसे। कश्मीरियों के यहाँ ये होता है कि जिस घर के बड़े की इनकम 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए की तो रोटी खा जाते हैं कश्मीरियों के बाल, और बाकी या 20 में वो सारा। मैंने बेटा खाने में, मैं चूँकि सारी जिंदगी मेरा शोबा यही रहा, हाँ जी, तो उसमें मेरे वो जो ख़ानदान, मैं बड़ी लाइट सी दिन में 24 घंटे में मुझे एक मील जो है ना वो चाहिए। अगर मैंने दोपहर को बाकायदा खाना खा लिया तो फिर रात को ऐसे कुछ थोड़ी सी। तो क्या राज है फिटनेस का? क्या जिम शिम करते हैं, सुबह को एक्सरसाइज? मैंने स्ट्रगल पीरियड में इतनी एक्सरसाइजेज की हुई हैं, इतनी मैंने जॉगिंग की हुई है कि वो मेरा ख्याल है कि वो मेरे अब इस आलम में पीरी में काम आ रही। 9-10 साल की उम्र में आपने रेडियो पाकिस्तान में आपने ज्वाइन किया, तो कहाँ से वो इंस्पिरेशन आई? रेडियो किस तरह से ज्वाइन किया? मतलब 9-10 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। मेरे फादर जो थे ये अमृतसर के जितने लिटरेरी बहुत बड़े नाम हैं, सादत हसन मंटो का नाम उसमें है, साहर लुधियानवी का नाम उसमें है, आरिफ अब्दुल मतीन साहब का नाम उसमें है, ज़हीर काश्मीरी का नाम उनमें है, ए हमीद साहब का नाम उनमें है, और इसके अलावा बेशुमार लेजेंड्स जो सब कॉन्टिनेंट के। हमारे घर में एक इन दानश्वरों की वो जो बैठक है उनकी ज़िंदगी तक चलती रही। मैं इस बैठक में बहाने से घुस जाया करता था। अच्छा, बचपन से ये शौक थे? रेडियो से जो सफ़र मेरा हुआ, मैं और इरफान खूसट साहब, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा लिविंग लेजेंड, अल्लाह ने उसको अपनी ज़मान पनाहों में रखे। गवर्नर हाउस की बैग पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ करता था। तो मैं जब देखा उसमें मेरे रेडियो के भी अब्बा के दोस्तों में से आया करते थे, मेरे दिल में आया कि ये जो लिखना लिखाना ये ज़रा मुश्किल काम है, इसके लिए ज़्यादा वक्त चाहिए। मैं रेडियो पे चला गया, साइकिल वो बच्चों वाली जो होती किसी को नहीं बताया, और उधर गया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस रेडियो पे उन दिनों ऑडिशन हुआ करती थी, रेगुलर होती थी हर महीने। तो उन्होंने कहा फ़लाँ तारीख को, उन्होंने एक स्लिप बना के आप उस दिन आना। मैंने नहीं बताया किसी। मैं गया, ड्रामे ही के मुझे एक स्क्रिप्ट मिला, मैंने ऑडिशन दी और मैं पहली ऑडिशन में अप्रूव हो गया। पहला ड्रामा कौन सा था? उसमें आपका कैरेक्टर कौन सा था? बानो आपा का एक ड्रामा जो बाद में आप लोगों ने टेलीविजन पे भी देखा, कल्लो, अयूब खावर ने किया, मारिया वास्ती ने रोल किया। ये ड्रामा रेडियो पे, इसमें तारक अजीज साहब लीड मेल रोल उन्होंने किया और मोनी हमीद। तो उसमें जो बचपन का उसका हीरो का रोल था वो मेरे हिस्से में आया था। तो सो मेरी ब्लेसिंग जो है आगाज से मेरे साथ है, बानो आपा का लिखा हुआ ड्रामा। तो सर, अगर टेलीविजन की बात की जाए तो टेलीविजन पे आपका पहला प्ले, पहला ड्रामा कौन सा था और क्या कैरेक्टर था आपका? थोड़ा सा बताइए। मेरा टेलीविजन का पहला प्रोजेक्ट जो है वो है कराची टेलीविजन से, एंड दैट वाज ये नसीम हिजाजी साहब का नावल है जिस पे गरनाता फिल्म भी बनी, शाहीन। शाहीन, बिल्कुल शाहीन, वो ड्रामा था मेरा पहला। और उसमें उसका लीड रोल 2 थे, उसमें एक बदर बिन मुगीरा और दूसरा किंग फर्डिनेंड जो स्पेनिश किंग था। मुझे उसके रोल में उन्होंने लिया और उसमें मेरी मलिका जो थी उस वक्त की बड़ी डोमिनेटिंग विजुअल भी और आर्टिस्टिक अप्रोच से भी, ताहिरा वास्ती, वो मेरी मलिका थी। मोस्टली आपने नेगेटिव कैरेक्टर्स ही प्ले किए और आपने हीरो से ज्यादा मकबूलियत हासिल की। अल्लाह का शुक्र है। तो कैसा महसूस करते हैं? हाउ डज इट फील? देखो बेटा, ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है ना, जो एक्टर होता है वो जब अपनी जात को नेगेट करके किरदार में लिव करता है ना। अब देखो, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तेरा ये बाबा जिससे हम क्या मज़े से, क्या हम्बल और क्या सलीके से सारी बातें कर रहे हैं, तो ये मैं हूँ। लेकिन जब मेरे पास किरदार होता है तो फिर मैं बादशाह हूँ, फिर मैं फ़कीर हूँ, फिर मैं जल्लाद हूँ,
फिर मैं जागीरदार हूँ। ये सारे के सारे किरदार जो है ना, मैं उनको परफॉर्म करता हूँ, मैं लिव करके उनमें। हर वो आर्टिस्ट जो अपने किरदार में लिव कर जाता है वही एक्सेप्ट किया जाता है। तो सर जब एक कैरेक्टर को, जिस तरह से आपने कहा कि उसमें लिव करते हैं आप, जब एक कैरेक्टर में आप रहते हैं उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, किस तरह से उस कैरेक्टर से बाहर आते हैं? देखो मेरी ग्रूमिंग जो है वो रेडियो पाकिस्तान से, लफ्ज़ों के हुनर से, लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई रेडियो पाकिस्तान ने दी मुझे। तो जिस दिन मेरी आखिरी शूटिंग होती थी कि आज मेरा ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, मैं अपने हार्ड डिस्क से वो फाइल डिलीट कर देता। मुझे आज भी अगर कोई कहे कि वो फलां डायलॉग सुनाओ, मुझे याद ही नहीं मैंने उसमें किया क्या था। अगर मैं ये साथ साथ लिए फिरता रहा अपने रोज, तो मैं आगे वाले में कैसे वही वाला कैरेक्टर तो अगर है। मेरे जितने किरदार मैंने आज तक किए उनमें से अगर कभी कोई मुझे कहे कि उसके डायलॉग सुनाओ तो मुझे याद नहीं नहीं याद। मैं जो रनिंग अब काम कर रहा हूँ वो मेरी फाइल खुली है। सर आपने इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स प्ले किए, गालिब का, बहादुर शाह जफर का, पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर आपका अपना कौन सा है? देखो है ना, जितने भी कोई क्रिएटर होता है ना, कोई पेंटर हो, कोई मुजस्समा साज हो, कोई सिंगर हो, कोई एक्टर हो, हमारे हर किरदार जो है ना वो मेरा फेवरेट है। अब वो बेल्ट वो है जिसमें मेरे प्यो दादा में से भी कभी नहीं कोई रहा, लेकिन मैंने सराइकी टिंच, ये जो है ये रेडियो ने हमें टिंचेस जो है इसकी ग्रूमिंग और वो दी हुई। सर आपने जो लैंग्वेजेस की भी बात की और सराइकी टिंच की बात की, सिंधी की, तो सराइकी क्या सराइकी च उभर घिंदे हो? कोई इंटरेस्ट है ने घर दे विच कि नहीं उभरी हो ने चंगी तरह उभर घिंदे हो या नहीं? बेटे सुना, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब भी सराइकी में ही दें। अल्लाह सही ते को हयाती देवे है ना पुत्र, ये अल्लाह दी देन आई, अल्लाह दी देन आई, हर एक को अता नहीं करेंदा है। यानी औखी शय सराइकी नहीं लोगों को सकता। सराइकी मुझे इस कदर मीठी जबान लगती है। और सर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब एक आर्टिस्ट इस दुनिया से पर्दा कर जाता है, फिर उसको जी अवार्ड से नवाजा जाता है, फिर उसकी पजीराई जो होती है बाद में। मेरे ज़िम्मन में भी शायद यही था, लेकिन वो मैं बड़ा ब्लेस्ड पर्सन हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में मिल गया है। मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है 50 बरस की प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन के बाद मिला था। तो ये तो अल्लाह की तरफ से कोई ब्लेसिंग थी कि मैं हयात था, वरना हमारे यहाँ मुसीबत ये होती है कि जिनके आफ्टर इफेक्ट में वो बेचारा मरता है, उसके बाद वो अवार्ड भी वही वसूल कर रहे होते और दिनारे सुर्ख भी उन्हीं को दिए जा रहे। अरे उसकी ज़िंदगी में आप अप्रिशिएट करो। और ये जो चंदे और ये माली इमदादें 5-5 हज़ार ऑन फुट, मेरे मुल्क में एक मुसीबत है कि हमारे कल्चर, हमारे क्रिएटर्स को भिखमंगा बनाया जा रहा है। करोड़ों अरबों के बजट है आपके पास, कहाँ जाते हैं वो? कौन खा गया वो सारा? किसको मिले? पूरे मुल्क में इकट्ठे करो तो 100 आर्टिस्ट नहीं निकलते। तो मौजूदा हुकूमत से क्या खुश हैं? मौजूदा हुकूमत का मोटो जो उसकी आइडियोलॉजी पे हमने इनको वोट दिया था बहुत अच्छी थी, एक नई बात थी। करप्शन से लूटे हुए पैसे वापस आएंगे। अभी तक तो पैसा वापस कोई नहीं आया। हमारा बिल जो पहले 4,000 का होता था 20,000 का हो गया। जो ग्रोसरी में 15,000 में खरीदा करता था वो 35,000 में हो गई। बिल्कुल। और फिर हमें कहा सब्र करो, घबराना नहीं। अब तो सचमुच घबरा गए हम। सर आप खुद एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं, आप एक लिविंग लेजेंड हैं, इंस्टीट्यूशन। क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्त में कोई अपना ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएंगे एक्टिंग के हवाले से, आर्ट्स के हवाले से? बेटा ये सारे के सारे मेरे मास कम्युनिकेशन के कोई 182-83 बच्चे हैं जिन्होंने मेरी एफिलिएशन में अपनी मुख्तलिफ शोबों में डिग्री ली है। तो मैं बल्कि अपने बच्चों से उनसे भी ये कहूँगा कि बेटा आपकी जो स्किल जो अल्लाह ने अता कर रखी है, आपके पास तो ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा आ गए। हम तो किताबें ढूंढने जाया करते थे, आपको टिक टिक पे दुनिया विद इन सेकंड्स आपकी नज़र में है। सर जाते जाते हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी जो बात मैंने कही है, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं, आपकी शनाख्त पाकिस्तानी होना है। हमें खबर है हम हैं चिरागे आखिरी शब। वाह। हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। वाह 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 वाह, जबरदस्त, खूबसूरत। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ जाता है अब हमारे फेवरेट, आपके भी फेवरेट क्रिकेट के ऊपर बात करने का, और आपके और हमारे फेवरेट मिर्जा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इसी बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम मिर्जा साहब के सामने पहला सवाल रखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच 109 रन से जीत लिया है और जबरदस्त पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है। शाहीन शाह अफरीदी वंस अगेन रूलिंग द चार्ट्स, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे, मैन ऑफ द मैच भी रहे और बहुत जबरदस्त वो खेले। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है मुसलसल फ्लॉप हुआ। और अगर एक ओवरऑल हम एक रिव्यू लें सीरीज का, तो वाहिद सेंचुरी इस टूर्नामेंट के अंदर हुई और वो फवाद आलम ने की, जिन्होंने सबको अपनी परफॉर्मेंस से हैरान भी किया। ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, पॉजिटिव खबर है। लेकिन उसके साथ एक और बड़ी खबर है और वो रमीज राजा के हवाले से है, जिनकी प्रोफाइल्स उसमें ये हुआ, क्या हुआ? यूटर्न उसमें कल हमने अनाउंस किया था कि जनाब कल हमने खबरें सुनी है कि रमीज राजा को नया चेयरमैन पीसीबी लगाया जा रहा है। उनकी वजीर आजम से मुलाकात भी हुई है। दूसरी जानिब एहसान मानी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार फिर यूटर्न का सब मुजाहरा किया गया। किसकी जानिब से ये हमें नहीं पता, ये बताइए पेट्रन की तरफ से ऑब्वियसली। मिर्जा साहब बताइए, उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया। मिर्जा साहब क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और ये बिला वजह ही हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर इमरान और अरमला। ये बस जो होना था वो कल इमरान, मुझे अच्छी तरह से इनकी बात याद है, बता रहे थे ना कि सरदार तनवीर इलियास और उनके अलावा बैरिस्टर सुल्तान मसूद वो फेवरेट थे। उनसे मुलाकातें हुई और पता चला कुरैश फाल किसी और के नाम निकला। लेकिन अब भी यही हुआ है कि मानी साहब ने जो 3 साल में कुछ नहीं कर सके, उन्होंने वजीर आजम को कहा है कुछ काम उन्हें निपटाने, जिसकी वजह से उन्हें मजीद वक्त दिया जाए। कल दूसरी मीटिंग की एहसान मानी ने वजीर आजम से, कल रमीज राजा नहीं थे, तो अब लगता यही है क्योंकि ऐलान होना था, ऐलान नहीं हो रहा, तो अब लग यही रहा है कि मानी साहब कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो हम खबरें सुन रहे हैं, जैसे कि आप यकीनन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सीरीज की तरफ रेफर करें, कल भी आपने कहा था कि मानी साहब क्रेडिट लेते हैं कि वो इंटरनेशनल टीम्स को लेकर आए हैं और कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी हमारी इतलात है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि जी वो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, कुछ काम उसमें बाकी है। तो आपको लगता है कि मजीद 3 साल के लिए ही मानी साहब आएंगे या फॉर द टाइम बीइंग खबरें हैं कि उसके बाद वो वॉलंटरीली छोड़ देंगे और रमीज राजा साहब को मौका देंगे, ऐसा है कुछ? इमरान लग यही रहा है कि कुछ अरसे के लिए, मे बी 1 ईयर और उससे कम का अरसा जो है वो मानी साहब अभी कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हतमी फैसला होगा। लेकिन रमीज राजा को सुनने में आया कि गवर्निंग बोर्ड का रुकन बनाया जाएगा ताकि एक ऑल्टरनेट मानी साहब का रखा जा सके और वसीम खान साहब को रवाना किया जाएगा। फरवरी में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो वो फरवरी के बाद इंग्लैंड चले जाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे यू टर्न है, बड़ी खबरें आई। रमीज राजा ने अपना व्हाट्सएप नंबर भी तब्दील कर दिया कि लोग उनसे राब्ता ना करें। मुबारकबादें भी उन्होंने एडवांस में वसूल की, बहुत सारी चीजें। लेकिन एम्बैरसिंग पोजीशन थी उनके लिए क्योंकि और कोई क्रिकेटर नहीं गया, वो गए, मिलकर आए, लोगों ने उनको मुबारकबादें देना शुरू कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कॉरिडोर में हलचल मच गई, रमीज राजा के करीब आने की कोशिश करने लगे एम्प्लॉइज, लेकिन खुदा पहाड़ और निकला चूहा। निकला कुछ भी नहीं, मिर्जा साहब चूहा भी नहीं निकला यार। तो मिर्जा साहब दूसरे मैच की बात कर लेते हैं। क्या आप ओवरऑल एनालिसिस देंगे इस टेस्ट सीरीज का, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले मैच में तो उस तरह से नहीं रही, लेकिन दूसरे में कुछ बेहतरी रही, और कल के मैच को लेकर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए अरमला, हमें खुशी के शादियाने नहीं बजाने चाहिए। वेस्ट इंडीज की टीम एक कमजोर टीम है, इसमें कोई शक नहीं कि जीत होती है। लेकिन वेस्ट इंडीज को अभी साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से हराई। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारी कारकर्दगी हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि एक कमजोर टीम थी, एक इतनी टॉप की टीम नहीं थी जो पाकिस्तान को रेजिस्ट कर सके। लेकिन इस सीरीज का जो आउटकम आया वो ये कि फवाद आलम, जिसने फिर ये कहा कि मेरे 10 साल मुझे लौटा दो, और उसके अलावा जज साहब ने कहा, और उसके अलावा जो है शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 18 विकेटें हासिल की। 2004 में इनके भाई ने इमरान रियाज आफरीदी, जिनका ताल्लुक फाटा से, अब तो फाटा जम हो गया केपीके में, 2004 में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में 1 टेस्ट मैच खेला था और उस वक्त शाहीन आफरीदी 4 साल के थे। तो वो एक ही टेस्ट के 1 टेस्ट वंडर हो गए इनके बड़े भाई। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनका छोटा भाई क्रिकेट में आए। शाहीन आफरीदी टेप टेनिस बॉल से खेला करते थे, लेकिन उनको लेकर आए। रियाज आफरीदी बड़ी मेहनत की, अंडर 16 में सेलेक्ट हुए और फिर उसके बाद शाहीन आफरीदी के सफर का आगाज जो है वो अप्रैल 2018 में
मुत्तहिदा अरब अमारात से हुआ, जब उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया, सितंबर में उन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया और उसी साल दिसंबर में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। अब आप देखें ना, 19 टेस्ट मैचेस में 76 विकेटें हैं शाहीन शाह अफरीदी की, जो कि एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है कल पाकिस्तान की जानिब से 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में सबसे ज्यादा 18 विकेटें लेने का। इससे पहले 17 विकेटें जो थी मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद आसिफ ने ली थी। एक रिकॉर्ड अजहर अली ने भी कायम किया ना, 2 मैचेस और 4 इनिंग्स में 62 रन बनाने का। बिल्कुल, अजहर अली नाकाम रहे, समझ में नहीं आता कि उनकी फॉर्म को क्या हो गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है, उनका दोहरा मयार है। एक तरफ वो शान मसूद को बाहर कर देते हैं, वो फेल हो जाते हैं, असद शफीक को कोई पूछता नहीं है, लेकिन अजहर अली जब वो अंडर स्क्रूटनी नहीं होंगे, क्या आबिद अली अंडर स्क्रूटनी नहीं होंगे, इमरान भट्ट नहीं होंगे? मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए। टॉप ऑर्डर बुरी तरह से नाकाम रहा है। अगर फवाद आलम और बाबर आजम पाकिस्तान के रेस्क्यू को ना आते तो मुश्किल होता। और एक और खास चीज इमरान के पाकिस्तान ने थ्रू आउट डिफेंसिव क्रिकेट खेली, लेकिन इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने बड़ी तेज बैटिंग की और बोल्ड डिसीजंस भी लिए। डिसीजन बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उनको टारगेट मिला और हमें वक्त मिला जीतने का, और हमने परफॉर्म करके जीत लिया। इस सीरीज में हमारे स्पिनर नुमान अली ने जिनको खिलाया था, उन्होंने विकेटें ली आखिरी जो इनिंग्स थी वेस्ट इंडीज की। लेकिन ओवरऑल अब पाकिस्तानी टीम जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंच जाएगी। अब 4 महीने तक कोई टेस्ट नहीं है। अब हमारी तमाम तर तवज्जो T20 पर होगी, जो 17 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। कुछ मेजर चेंजेस हमारे टॉप ऑर्डर को लेकर। अभी टेस्ट क्रिकेट तो नहीं है, T20 क्रिकेट है, लेकिन हमने देखा है कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो T20 में भी हमें अक्सर मायूस ही करता आया है। मिडिल ऑर्डर में बाबर हैं, वो जब चल जाते हैं तो चल जाते हैं, रिजवान तो इधर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे अभी। तो अभी कोई मेजर चेंजेस आप बैटिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, टॉप ऑर्डर में इनफैक्ट में? सर देखिए, लग यही रहा है कि शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर में वापस आ जाएंगे वर्ल्ड कप T20 के लिए, अगर मोहम्मद वसीम अपनी जिद पर ना अड़े, क्योंकि मोहम्मद वसीम और बाबर आजम के दरमियान सर्द जंग जारी है शोएब मलिक के इंक्लूजन के हवाले से। बाबर आजम चाहते हैं शोएब मलिक को लिया जाए वर्ल्ड कप T20 के लिए, उनका तजुर्बा बहुत है। तो अब देखते हैं क्या होता है। उसके अलावा आजम खान को मौके मिल गए, मुझे नहीं लगता कि आजम खान को वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल करे, और भी ये कुछ कर सकते हैं। अब देखते हैं, सरफराज को एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ये शामिल कर सकते हैं वर्ल्ड कप T20 में। जी ठीक मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आपकी तबीयत भी कुछ नासाज थी, आपने हमें ज्वाइन किया, और आपकी सेहत के लिए भी हमारी दुआएं हैं। मे यू गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। मिर्जा साहब अपना तजिया हम तक पहुंचा रहे थे, और उनका ये कहना था कि टॉप ऑर्डर में चेंजेस होनी है, और शोएब मलिक के इंक्लूजन के लिए इस वक्त सर जंग चीफ सिलेक्टर और कैप्टन के बीच जारी है। आपको लगता होना चाहिए? ही शुड बी देयर, ही इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात करेंगे कुछ अब बलोचिस्तान के हवाले से। अब हम अगर रकबे के लिहाज से बात करते हैं तो सबसे बड़ा सूबा है हमारा, मिनरल से माला माल है, और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ही अहम पाकिस्तान का सूबा है। हसीन नज़ारे हैं, कुदरत की रहमत है, खूबसूरती है, और ये सूबा अपनी मिसाल आप है। इस खूबसूरती को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में दिखाने के लिए जो बलोचिस्तान की खवातीन हैं वो भी मैदान में उतर चुकी हैं, और खास तौर पर 1-2 नाम तो ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है बलोचिस्तान के हसीन नज़ारों को दिखाने के लिए। वहाँ पे जो इस वक्त गवादर और दीगर जगहों पे तरक्की हो रही है, उनको दिखाने के लिए अनीता जलील एक ऐसी खातून है जो लोग यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोज़ या व्लॉगर्स को फॉलो करते हैं, वो इन्हें बखूबी जानते हैं। कमाल किरदार इन्होंने अदा किया है। थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, जो लोकल फिल्म्स बनती हैं वहाँ पे भी काम उन फिल्म्स के अंदर भी करती हैं। और यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी होगी अर्मिला, कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इनको फेस करना पड़े, उसके बावजूद ये लड़की बहुत दिलेरी से ये काम किए जा रही है और आगे बढ़े जा रही है। दिलेरी से काम करी है, बल्कि बड़ी खूबसूरती के साथ बलोचिस्तान की खूबसूरती को कैमरे पर दिखाती हैं और पूरी दुनिया को दिखाती हैं सोशल मीडिया के जरिए। इस वक्त अनीता जलील हमारे साथ मौजूद है, जिसने कहा थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। अनीता, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अनीता, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी और फ्रेश स्माइल लग रही है सुबह सुबह। अनीता, मुझे ये बताएं कि आपको ये व्लॉगिंग का शौक कैसे आया? आपने, चूंकि अब जिस तरह बलोचिस्तान के हवाले से बात करें, बड़ी टफ कंडीशंस हैं वहाँ पर खवातीन को लेकर स्पेसिफिकली, उसमें कैमरे पर आना, फिर पूरी दुनिया में देखा जाना, इट्सेल्फ बहुत चैलेंजिंग होगा। किस तरह से स्टार्ट किया?
ये तो एक बहुत 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 लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि कुछ साल पहले मैं दुबई में जॉब कर रही थी। 2 साल मैंने वहाँ जॉब किए। उसके बाद वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी, एक व्लॉगर थे जो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था, जिनका नाम था चिराग बलोच। वो भी व्लॉगिंग करते थे और उनको देख के ही मुझे व्लॉग्स का शौक चढ़ा। लेकिन हमारा माशरा ऐसा था कि उस वक्त पर 2015 की बात है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो लड़कियां इतना एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे, अपनी पिक्चर्स पोस्ट नहीं करती थी। इवन मैं ये सुनती थी अपने एरिया में कि इस लड़की की फोटो जो है ना फेसबुक पे आ गई और उसने खुद को मार दिया। बहुत मुश्किल से ही लड़की आगे आती थी सोशल मीडिया पे खासकर। तो मैंने अपने अब्बू को बहुत मनाया 3 साल तक। ये मेरी कोशिश चलती रही, कभी भूख हड़ताल हुई, कभी नाराजगी हुई, कभी प्यार से मनाया। फिर वो एक पॉइंट पर इस बात पर आके माने कि तुम्हें व्लॉग करना है तुम करो, लेकिन अपना फेस नहीं दिखाओ। मैंने कहा अब्बू ऐसी कैसी व्लॉगिंग होती है कि फेस ना दिखाओ? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक रिकॉर्ड करो व्लॉग, मुझे दिखाओ, मैं अप्रूव करूंगा, फिर आपने पोस्ट करना है। तो इस तरह मेरा जो पहला व्लॉग था वो हुआ और मुझे उस व्लॉग को एडिट करने में 5 लोग मेरी हेल्प कर रहे थे और मैंने 5 बंदों की टीम रखी हुई थी कि जैसे कोई बुरा कमेंट आया आपने डिलीट करना है। तो मतलब बहुत मुश्किलों की बात मुझे इजाजत मिली। लेकिन माशाल्लाह जो आपने किया है, और मुझे चूंकि ज़ाती तौर पे पता है कि बहुत चैलेंजेस आपके रहे हैं। अमूमी तौर पे भी खवातीन, अगर इवन कोई लड़की लाहौर में भी इस तरह का काम कराची में भी कर रही होती है तो उसको भी चैलेंजेस होते हैं, और आप गवादर में हैं। मैं थोड़ा सा गवादर के हवाले से भी आपसे पूछना चाहूंगा अनीता। तो पाकिस्तान का जो बैकबोन है इकोनॉमिक, वो सी पैक है। पाकिस्तान बड़ा कॉन्शियस है उसको लेकर और बड़ी हमारी एफर्ट भी है। इस वक्त गवादर की क्या सिचुएशन है? आप गवादर की अच्छी चीजें भी दिखाती रहती हैं और अक्सर गवादर के चैलेंजेस भी दिखाती रहती हैं अपने व्लॉग्स के अंदर। तो इस हवाले से मैं चाहता हूं जरूर बीइंग सिटीजन फ्रॉम गवादर हमें बताइए। मैंने मेरा एक पिछला चैनल भी था जो 70,000 सब्सक्राइबर पे आकर सस्पेंड हो गया था, तो मैंने दोबारा नया चैनल बनाया। तो जो मेरा पिछला चैनल था उस पर खासकर मैंने ऐसी चीज़ें बहुत कवर की थी कि जब पानी नहीं होता ग्वादर में, और मैं खुद किस तरह घर जाकर पानी टैंकी जो घरों में होती हैं उनसे भरती हूँ। हमारे सीधा स्ट्रेट मतलब साफ पानी का बहुत इशू है यहाँ पर। हालांकि 3 तरफ ग्वादर जो है समंदर है, लेकिन पीने का पानी का यह आज भी इशू है, जो 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। और अभी जो सिचुएशन ग्वादर की चल रही है कि यहाँ पर लाइटों का इतना इशू है कि अभी कल पूरी रात, हाँ बिजली का बहुत इशू है, कल पूरी रात लाइट नहीं थी, अभी सुबह भी नहीं थी, थोड़ी देर पहले लाइट चली गई। ऐसा भी हमने फेस किए हालात के कंटिन्यूसली हफ्ते तक लाइट नहीं होती। तो अब ये बिजली का इतना इशू है यहाँ पर कि जिंदगियां बहुत डिस्टर्ब है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। यकीनी तौर पे जो बुनियादी सहूलियात है उनका पहुंचना बहुत जरूरी है। कमिंग बैक टू योर गोल्स, आपने जो जिस 70,000 वाले चैनल का सब्सक्राइबर्स का बताया, व्यूअर्स को बता दें कि वो चैनल का सस्पेंड करा दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने उसको रिपोर्ट किया और फिर इनको मुश्किलात हुई। देन शी अगेन कम बैक इन्होंने किया और फिर उसके बाद अब दोबारा से करिए। क्या व्लॉग्स के सब्जेक्ट्स या मौजुआत तब्दील तो नहीं हो गए? आपने जो एक बीच में ब्रेक आया था, या फिर वही मौजुआत हैं और उसी पेस से आगे बढ़ रही हैं आप? पहले मैंने जो स्टार्ट किया था ग्वादर की, बलूचिस्तान की खूबसूरती दिखाने का स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे मैं थिएटर साइड पे आई, मैंने फिल्मों में काम किया, तो फिर मैंने नोटिस किया कि इन दोनों फील्ड्स में लड़कियां नहीं हैं। फिर मैंने बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किए जिनमें लड़कियों को मोटिवेट किया जाता है आगे आने के लिए। तो अब जो मेरा व्लॉगिंग का जो साइट है वो खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, इनको आगे ले जाना, इनको अलग अलग फील्ड्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना, इस तरफ भी मैं थोड़ा आ गई हूँ। मतलब अवेयरनेस साइड पर भी आ गई हूँ कि लोगों को अपने यूट्यूब के जरिए अवेयरनेस भी देती हूँ। अच्छा अनीता, ये बताएं आपको देखकर और कितनी लड़कियों में व्लॉगिंग का शौक पैदा हुआ? और आपके इर्द गिर्द, चूंकि हम जिस तरह से आप बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, तो वहाँ पर कौन सी लड़कियाँ हैं या कितनी लड़कियाँ हैं जो आपको आइडलाइज करके कहा कि हमने भी अनीता की तरह व्लॉग्स बनाने हैं? मैंने 2018 में व्लॉग स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। तो मकुरान में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं थी फीमेल जो थिएटर्स करे। जो लड़के होते थे वही लड़कियों का गेटअप करके थिएटर्स किया करते थे। जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे बाद अभी आज की तारीख में ग्वादर में 4 और मेरे अलावा फीमेल थिएटर आर्टिस्ट हैं। और व्लॉगिंग की अगर बात करें तो मेरे अलावा ग्वादर में बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स आ गए थे। अभी अगर इतनी मैं एक्टिव नहीं हूँ, इतनी वो एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा आ गई हैं। ठीक है। अच्छा अनीता, ये भी बताएं, चूंकि आप जिस तरह से अपने व्लॉग्स का बता रही थी, अब आपका कौन सा चैनल है और लोग आपके व्लॉग्स देख आ सकते हैं? हमारे देखने वालों को अपने चैनल का नाम भी बताएं।
मेरा चैनल का नाम है अनीता जलील, मेरे अपने नाम से है। और वहाँ आजकल तो खैर मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, बस मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही व्लॉग्स अपलोड करने के लिए। हालांकि बिजली नहीं है ना। बहुत ज्यादा हाँ, एक तो ये कि एडिटिंग करने बैठो बिजली चली जाती है, और इस तरह जो है ना, जब एक हफ्ते का गैप आ जाता है तो मोटिवेशन वैसे ही टूट जाती है। हालांकि मेरे पास, मैं पिछले 1 साल से जो मेरा चैनल सस्पेंड हो, उसके बाद बीच में मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती रही हूँ। मैंने बहुत जगह विजिट किया है, बलूचिस्तान की बहुत जगहों पर ट्रैवलिंग की है। तो अभी ये सफर तो आगे चला गया अनीता। मुझे याद है जब हम एक्सपो में आपसे मुलाकात हुई थी गवादर के अंदर, उस वक्त यू वर अ पार्टिसिपेंट, और अभी तो हमने जब प्राइम मिनिस्टर गवादर गए हुए थे और जो दूसरा हिस्सा था सनती जोन जिसका आगाज हुआ, उसको आप होस्ट कर रही थी, तो हमारे लिए एक बड़ा डिलाइटफुल सा एक मोमेंट था जब मैंने देखा कि एक बलूचिस्तान की गवादर की मकामी लड़की प्राइम मिनिस्टर के इवेंट को होस्ट कर रही है, तो दैट वाज सो प्लेजेंट। आपका कैसा एक्सपीरियंस था वो? इससे पहले मैंने जब एक्सपो में हमारी मुलाकात हुई थी, जब आप ग्वादर आए थे, तब मैं उसमें एज अ कह सकते हैं कि मैंने चाइनीज सॉन्ग गाया था। मैं वहाँ जॉब भी कर रही थी उस टाइम पर। अच्छा। उसके बाद जो है मुझे बहुत ऑफर्स आई थी प्रोग्राम होस्ट करने की, तो ग्वादर के जितने भी बड़े इवेंट्स हुआ करते थे, खासकर पोर्ट में, वो मैं होस्ट करती आ रही थी। अभी इस इवेंट को बेसिकली मैंने व्लॉग करने ही जाना था, लेकिन फिर मुझे उन्होंने कहा कि अगर आप होस्ट कर सकती है तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कही तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, तो मैंने होस्ट किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, इस प्रोग्राम के बाद जैसे इमरान खान साहब ग्वादर आए थे, अगले दिन ग्वादर की 3 दिन तक लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो वो मेरे लिए लाइट के बड़े सीरियस मसले। अच्छा चले, हम काम जो देख रहे हैं उनसे जरूर अपील करेंगे कि गवादर की जो लाइट के मसाइल हैं, जो कि आप हाईलाइट कर रही हैं, और यही फायदा होता है। आप जैसे कितनी इनोसेंट से कहा, जब इमरान खान गवादर आए थे उसके अगले 3 दिन हमारे पास लाइट नहीं आई। मैं प्रोग्राम में ये कह रही थी ना कि जितनी तरक्की हुई है मेरी नजरों के सामने हुई है, इस चीज को लेके मेरी जो सिटी के जितने भी लोग थे सारे ही मुझसे नाराज हो गए थे कि तुमने कहा था तरक्की हुई है, और जैसे इमरान खान साहब चले गए अगले दिन लाइट बताना चली चाहिए था कि लाइट नहीं आ रही। चले, अगर प्राइम मिनिस्टर या उनके कोई भी, उनके वजीर आजम के बहुत सारे मुशीर हैं, इन वजीर आजम के बहुत ही ज्यादा मुशीर हैं, कोई भी अगर देख रहे हैं तो गवादर की लाइट तो ठीक कर दें काइंडली। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आप फ्यूचर क्या देख रही हैं और क्या गोल्स हैं आपके, कहाँ क्या फोर्सी कर रही हैं और क्या करना है, कहाँ तक जाना है? अभी फिलहाल मैं थिएटर क्लासेस दे रही हूँ। यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एक एकेडमी है बाम फिल्म प्रोडक्शन के थ्रू। अभी फिलहाल मेरा ये प्लान है कि यहाँ पर मुझे, क्योंकि थिएटर का जो है ना इतना आम नहीं है, लोग फिल्में चलो देख लेते हैं, मतलब वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन जो लाइव परफॉर्मेंस होती हैं उसका कल्चर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो मेरा फोकस उस पर है कि मुझे इस फील्ड में लड़कियों को भी लाना है, इनको ट्रेन करना है। खुद मैं ट्रेनिंग लेती हूँ, फिर इनको क्लासेस देती हूँ। और इसके अलावा गवादर में, क्योंकि मैंने तो ना कोई सिनेमा हॉल ना कोई थिएटर हॉल ऐसा देखा नहीं, ये होता कहाँ पे आप लोग करते हैं? नहीं, यहाँ पर कोई एक थिएटर नहीं है। जैसे कि अब मेरी एकेडमी है, मैं पहले जून्स आर्ट एकेडमी से सीखी हूँ, वहीं पे पढ़ी हूँ, तो एकेडमी के अंदर ही हम एक जगह बना देते हैं। यहाँ बड़े बड़े हॉल्स जो हैं, यहाँ पर जो ऑडिटोरियम्स हैं, वहाँ हम करते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच अनीता, बहुत शुक्रिया। वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप इतने जबरदस्त ब्लॉग्स बना रही हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखा रही हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इतने चैलेंजेस के बावजूद आप डटी हुई हैं, ये उससे ज्यादा कमेंडेबल बात है। थैंक यू सो मच अनीता जलील, हमारे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। वेलकम। थोड़ी बिजली भी भेजते हैं आपके लिए ताकि आपके मसाइल हल हो। अनीता जलील बलोच हमारे साथ मौजूद थी, और बलोचिस्तान के खास तौर पर जितनी बच्चियां हमें देख रही हैं, शी इज इंस्पिरेशनल। आप भी आगे आइए, मुश्किलात हैं उसके बावजूद आगे आइए, हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए। लाजमी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे दिन के आगाज के हवाले से। वो तो एक्सप्रेसो के साथ होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और काम भी होता है, वो है नाश्ता। इंसानी जिस्म को सेहत और तवानाई फराहम करने के लिहाज से नाश्ता पूरे दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट खुराक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इर्द गिर्द ज़्यादातर लोग हैं वो नाश्ता नहीं करते, बल्कि इसको प्रेफरेंस ही नहीं देते। स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, किसी भी काम पे जाना हो, लोग जल्दी होती है, लेट उठे, नाश्ता छोड़ दिया, अपनी आदत बन गई है। लेकिन नाश्ता हमारे लिए कितना ज़रूरी है, आज हम इसी पर बात करें। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे साथ जोहा सोहेल हमारे ग़िज़ाइयात हैं, हमारे शो में पहले भी आ चुकी हैं, आप इनको देखते भी रहते हैं, तो उनकी ज़रा एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाते हैं। जोहा, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड टू सी यू। एक तो ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस पे आपने पहले बहुत बात की होगी, लेकिन इसको ज़रा दोबारा से हमें बताइए कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या वाकई इंपॉर्टेंट है या छोड़ भी दे तो कोई बात?
ठीक है, अच्छा ब्रेकफास्ट का मतलब ये टू ब्रेक द फास्ट। जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसमें होना ये चाहिए कि रात डिनर 8-9 बजे आप ले लें और 12 घंटे का फास्ट दें अपनी बॉडी को, और फिर सुबह 8-9 बजे आप नाश्ता ले लें। अगर हम लोग ये काम नहीं करते, बॉडी को 12 आवर्स की फास्टिंग स्टेट में नहीं लेकर जाते, हमारी बॉडी बहुत नुकसान में चली जाती है। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, रात लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, मिडनाइट स्नैकिंग करते हैं, सुबह लेट उठते हैं और ब्रंच लेते हैं या लंच लेते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं लेते। उसके नतीजे में क्या होता है, बॉडी 12 आवर की फास्टिंग स्टेट में नहीं जा पाती, इम्यूनिटी वीक होती है, मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। बहुत से लोग जो नाश्ता स्किप करते हैं ये सोच के कि हम एक मील स्किप करेंगे तो हम कम खाएंगे और वेट लूज़ करेंगे, वो ख़राब है। होता क्या है कि जब हम नाश्ता स्किप करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है। बॉडी को पता होता है कि हमें सुबह 8 बजे 12 घंटे के फास्ट के बाद नाश्ता मिलना ही मिलना है। अगर हम उसको स्किप कर देते हैं तो बॉडी एक इनसिक्योर फेज में चली जाती है कि हमें नाश्ता नहीं मिला। हमने क्या करना है कि बॉडी के जो इंटरनल स्टोर्स हैं उनको ज़्यादा खर्च नहीं होने देना, और जो हमें बाहर से मिलेगा वो भी हमें स्टोर करना है, क्योंकि बॉडी इनसिक्योर है कि पता नहीं अब कुछ मिला, कुछ टाइम बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ब्रेन अपने आप को खुद एक सिग्नल दे रहता है कि तुमने भी कॉग्निटिवली एक्टिव नहीं काम करना। इसी वजह से बच्चे अगर नाश्ता ना करके जाएं तो वो अपनी स्कूलिंग में से अच्छे से नहीं कर सकते, और जो एडोलेसेंस या जो वर्क प्लेसेस पे लोग जाते हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन इनसिक्योर होती है और वो कोई काम नहीं कर पाती। हेल्दी नाश्ता है, हमारे देखने वालों को बता रहे हैं कि ऑब्वियसली नाश्ते की बहुत सारी, कुछ चाय पी लेते हैं, कुछ कॉफी पी लेते हैं, कुछ सिर्फ दूध का ग्लास पी लेते हैं। सो एक हेल्दी नाश्ता बेसिकली क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोग नाश्ता करते हैं लेकिन क्वालिटी एंड टाइप ऑफ नाश्ता जैसा करते हैं वो बहुत खराब हमारा तो यूनिवर्सल नाश्ता अंडा पराठा है। अंडा पराठा पाकिस्तान में हफ्ते के दिन, छुट्टी के दिन और नाश्ते भी चल रहे होते हैं, लेकिन मैं हेल्दी नाश्ता यहाँ ज़रूर कोट करूँगी। नाश्ते में कोशिश ये करें कि होल ग्रेन चीज़ें कंज्यूम करें। सबसे पहले ब्रांड की तरफ आएँ, रिफाइंड की तरफ ना आए, क्योंकि रिफाइंड बहुत जल्द एब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी को बहुत जल्द दोबारा से भूख लग जाती है। और रिफाइंड में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जो मैदा वाला आटा है। अगर आप छान वाला आटा खाएंगे आपको भूख भी नहीं लगेगी और न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पूरे रहेंगे। नंबर 1 पे ये रहे। नंबर 2 पे डेयरी की तरफ जब मैं आती हूँ तो बहुत से लोग नाश्ते में दूध नहीं प्रेफर करते, बहुत से लोगों को लूज शूज का इशू होता है, वो दूध छोड़ देते हैं। तो आप बेशक दही कंज्यूम करें, क्योंकि दही में प्रोबायोटिक्स है जो मैदे के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है उसके लिए बहुत अच्छी है। तो नाश्ते में अगर आप अपने आप को किक स्टार्ट एक अच्छी डाइट से करते हैं तो आपका मैदा भी अच्छा काम करेगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। तो दही का इस्तेमाल रखें होल ग्रेन के साथ। नंबर 3 पे प्रोटीन्स, क्योंकि सारी रात हमने 12 घंटे का फास्ट किया तो उसके बाद मसल्स को एनर्जी देने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन में अगर कोई एग पसंद नहीं करता तो वो कोई सी 2 से 3 दालें कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि नाश्ते में दाल भी कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रूट्स भी, अच्छा फ्रूट्स में ये है कि पोटेशियम रिच फ्रूट्स लें, क्योंकि मसल्स और उसमें कौन कौन से, केला वगैरह? हाँ, केला है, डेट्स हैं और आलू भी ले सकते हैं। अगर सब्जी की बात करें तो आप आलू भी नाश्ते में ले सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम मस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है। जितनी अच्छी तरीके से मसल्स को स्ट्रेंथ देंगे विद पोटेशियम रिच फूड्स तो आपकी बॉडी अच्छे से। व्हाट अबाउट द पीपल जो कि अपने हर नाश्ते को जिंदगी का आखिरी खाना समझ के करते हैं? बहुत खाते हैं, ऐसा भी है, खास तौर पे लाहौर में। बिल्कुल ये समझ के अब बहुत करते हैं, ज्यादा खा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्वांटिटी कंट्रोल हमेशा करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने होल ग्रेन स्टार्ट करना है, फिर दही लेना है, फिर ये फल ले सकते हैं आप, और उसके साथ कुछ हेल्दी फैट्स लेने जरूरी है। अब हेल्दी फैट्स में आपने देसी घी आप ले सकते हैं, लेकिन 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ना लें। लेकिन बादाम या सनफ्लावर सीड्स, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाते क्योंकि ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। निहार मुंह खाना क्या अच्छा है? नाश्ता बाकी तो आप कर ही लेते हैं, सबसे पहले आप क्या रिकमेंड करती हैं, क्योंकि आपका स्टमक एक ब्रेक के ऊपर होता है, देन सबसे पहले क्या, कहां से स्टार्ट करना चाहिए? बहुत से लोग चाय पीते हैं खाली पेट, वो मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करती। निहार मुंह, कॉफी भी नहीं? कॉफी भी नहीं, मैं निहार मुंह रिकमेंड नहीं करती। चीज़ें आपने अगर कंज्यूम करना, आप सुपर फूड्स कंज्यूम करें, जिसमें आप अंजीर ले सकते हैं या बादाम ले सकते हैं या आप सनफ्लावर सीड्स। खजूर भी ठीक है? खजूर डिपेंड करता है कि पेशेंट है किस तरह का। ये 3 वो चीज़ें कि जो हर कोई ले सकता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जोहा, बहुत शुक्रिया कि आपने नाश्ते की इंपॉर्टेंस के हवाले से बताया। नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम में से बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं। करवा भी देना चाहिए नाश्ता, दोस्तों वगैरह को करवा भी दिया करें नाश्ता। अच्छा नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और उस पर आपने हमें फीडबैक लाजमी देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से नाश्ता कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।